नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो बिहार में अब जाति गणना शुरू हो चुकी है एक बार दोबारा से। 2 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज में 7 से 22 जनवरी के बीच हुआ था। दूसरे फेज जो 1 अप्रैल से 15 मई को होना था, जिसमें बाद में रोक लगा दी गई, हालांकि उसको हटा के अब दोबारा से शुरू करा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में इस काम के लिए लगभग 5,19,000 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सेविका दीदी, जीविका दीदी, ऐसे तमाम लोग हैं। 5 लाख लगभग 19,000 लोग इसमें शामिल हैं। एक गणना करने में लगभग आधे घंटे एक व्यक्ति को लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार में जो 89 दिन बाद बुधवार से दोबारा जाति आधारित गणना शुरू हुई है, इसके बाद अब उन स्कूली बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? क्योंकि लगातार के पाठक का ही एक पत्र का जिक्र अगर मैं करूं तो उनके पत्र में यह मिलता है कि उन्होंने 25,000 स्कूलों की वो सीरियस मॉनिटरिंग करवा रहे थे। के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में तन मन और सरकारी धन तीनों के साथ लगे हुए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गुरुजी ही गिनती करने लग जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। हालत क्या स्थिति है, क्या हालत है, ये सबकी नजर में है। और उसके बाद अब सवाल यह है कि आखिर उन बच्चों का क्या? क्योंकि अभी तक शिक्षकों का जो काम है वो उसी में इतना ही काम थे। अटेंडेंस, टाइमिंग, ड्रेस कोड, कोचिंग संस्थानों पर निगरानी, रिपोर्ट कार्ड, मिड डे मील की मॉनिटरिंग, ऐसे तमाम काम थे। अब उसके बाद ये नया काम भी जुड़ गया है। जूनियर बच्चों को सीनियर बच्चों से तो पढ़वा लेंगे, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा जिनके साथ गुरुजी होंगे ही नहीं? तो इसी पर आज हमारी पूरी डिबेट होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भी होंगे, बीजेपी से विवेकानंद पासवान होंगे, एलजेपी रामविलास गुट से देवजानी मित्रा होंगी, आरजेडी से हमारे साथ सारिका जी होंगी, राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसी के साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम भी हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का न्यूज 24 पर स्वागत है। सौरभ जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि बिहार में शिक्षकों के पास अभी तक तमाम सारे काम थे, उनमें ही इतना लिप्त थे वो। अब एक नया काम और जुड़ गया और उसी के साथ अब ये चैलेंज भी हो गया कि बच्चों की जो अटेंडेंस का और तमाम काफी सारी शिक्षा व्यवस्था पर जो उनके असर पड़ रहा था वो तो अब और ज्यादा बढ़ जाएगा इस काम के बाद। जी बिल्कुल उज्जवल, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर 2 महीने से देखें तो जब से के पाठक जो अपर मुख्य सचिव बनकर आए हैं शिक्षा विभाग में, उन्होंने करीब अभी तक 3 या 4 आदेश उन्होंने जारी किए हैं और उसमें कई ऐसे आदेश दिए गए हैं जिसके कारण जो शिक्षक थे जो गायब रहते थे, जो अनुपस्थित रहते थे स्कूल से, उन पर भी उन्होंने शिकंजा कसा है। तो अब अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे भी इसका जो असर है वह लगातार दिख भी रहा है। शिक्षा विभाग में पिछले 2 महीने में कई सारे जो हैं वो सुधार भी अब दिखाई देते हैं। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो अब आपको 10 बजे आपको शिक्षक स्कूल में जितने भी हैं सारे नजर आते हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए अलग से ऐप भी उन्होंने बनाया था और ये कहा गया था कि 10 बजे से पहले सभी शिक्षकों का अनिवार्य होगा स्कूल पहुंचना और 4 बजे के पहले कोई भी शिक्षक स्कूल छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो आदेश पिछले 2 महीने में के पाठक ने जारी किया था उसमें यह भी था कि 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो क्लासरूम होगा उसमें शिक्षकों के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं रहेगी, यानी वो खड़े होकर ही पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें जरूर आदेश निकली थी और इसका जो असर है वह भी ग्राउंड पर नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच जातीय जनगणना फिर से शुरू हो गई और मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी में ही जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। हालांकि 3 मई को फिर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी थी। तो जनवरी में जब जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था पूरे बिहार में, तो उसमें भी शिक्षकों को लगाया गया था। लेकिन जब के पाठक आए तो उन्होंने
बदल दिया, पूरा आदेश को ही उन्होंने बदल दिया और उन्होंने एक नया लेटर जारी किया था। उसमें ये कहा गया था कोई भी सरकारी जो शिक्षक है वह गैर शैक्षणिक जो काम हो है उसमें उनको लगाया नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग का एक संशोधन लेटर आता है के पाठक के तरफ से ही। उसमें ये कहा जाता है कि जो शिक्षक पहले से इस काम में लगे हुए थे वो इस काम को पूरा करें। यानी उन्होंने अपने आदेश को 24 घंटे के बाद ही बदल डाला। तो निश्चित रूप से अब जो शिक्षक जातीय जनगणना में जाएंगे और अपना समय देंगे तो इससे स्कूल तो प्रभावित होगी और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैन पावर 5 लाख से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो बजट है वह करीब 500 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि काम अब भी ज्यादा नहीं बचा है, 20% काम ही बचे हैं। जातीय जनगणना का 80% काम जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अगर 1-2 महीने भी सरकारी शिक्षक अगर जातीय जनगणना के कार्यों में लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे स्कूल भी प्रभावित होगी और बच्चों की पढ़ाई भी। जी ठीक है। सारिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका जी, बेशक 20% ही काम बचा है, 2 महीने में पूरा भी हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उनके लिए तो ये 2 महीने बहुत कीमती, साल भर की पढ़ाई का उनका तो सारा कुछ मटिया मेट हो जाएगा अगर उन्हें ऐसे इस तरह से अकेला छोड़ दिया गया। सारिका जी। नहीं उज्जवल जी, ये 2 महीने का सिर्फ कयास है कि 2 महीने लगेंगे और अभी सरोज जी ने कहा ही कि 80% ऑलरेडी जातीय आधारित गणना जो है वो हो चुकी थी, 20% की बाकी थी और पिछले 3 दिनों से लगातार ये हो रही है, शुरू भी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2 महीने का लंबा समय वो लगने वाला है। और चूंकि पुराने जो शिक्षक थे जो कि पहले भी जाति आधारित गणना में लगे थे, उन्हें ही पुनः कहा गया कि वो लगे, क्योंकि एक तो उन्हें एक्सपीरियंस भी था, जो पिछला अधूरा काम रह गया था उसे पूरी करने की एक डेडलाइन, एक डेड समय में उसे पूरी करनी है, तो वो भी एक लक्ष्य था। और दूसरी बात कि उन लोगों ने ऑलरेडी ये किया है तो इसके लिए उनको वापस से रखा गया है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस काम को खत्म कर दिया जाएगा। 20% में मुझे लगता है कि 3 दिनों में लगभग 5% खत्म भी हो गया होगा। अब हम कह सकते हैं कि 10 या 15% ही बाकी रह गई है और आने वाले 1 सप्ताह में ये आंकड़े हैं और कम होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई असर होने जाने वाला, क्योंकि सरकार देख रही है और खास करके हमारे शिक्षा मंत्री और उनके ऑफिसर्स के पाठक हो या अन्य जो भी हैं ऑफिसर्स, वो मुस्तैदी से देख रहे हैं कि बच्चों के पठन पाठन में कोई तरह की दिक्कत ना आए, शिक्षकों की कोई कमी ना हो, शिक्षक जो है जो लगातार जो स्कूल्स में है वो जाएं, ये तमाम चीजों पे पैनी नजर है उनकी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी असुविधा बच्चों की शिक्षा में आने वाली है। वो दोनों ही परस्पर काम जो है एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक नियत समय पे खत्म होगा निश्चित रूप से। नहीं, ये लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन ये क्या रियलिटी में प्रैक्टिकली हो पाएगा? एक बड़ी संख्या तो आपने मैदान पे लगा दी, एक बड़ी संख्या को तो अलग से आपने काम पे लगा दिया और उसके साथ आप चाहते हो कि वो ये सारी चीजें भी देख ले। मतलब कैसे हो पाएगा? ये तो एक बड़ा सवाल हो जाएगा। पॉसिबल है? नहीं उज्जवल जी, अगर आप स्कूल के कैलेंडर्स देखें तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक में कई ऐसी छुट्टियां भी हैं बच्चों के स्कूल में। 1-2-3 दिनों की तो छुट्टियां ऐसे साफ साफ दिख रही हैं और बीच में सैटरडे संडे की छुट्टियां भी हैं। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है वो प्रशासन देख रही है, खास करके शिक्षा विभाग। मैं बोल रही हूँ कि बच्चों की शिक्षा के साथ, उनके पढ़ाई के साथ ये सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। उनकी अच्छी बेहतर उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षक जो है टाइम से स्कूल में जाए। आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, कितनी सख्ती पेश की जा रही है शिक्षकों के साथ कि वो नियत समय पे जो है वो स्कूल में पहुंचे, बच्चों की जो शिक्षा है वो उन्हें सुचारू रूप से उनको मिले, अच्छे शिक्षक उनको मिले। इन तमाम चीजों पे सरकार जो है बड़े अच्छे से काम कर रही है और आपने देखा होगा बहुत लोग इसके लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इतनी सख्ती उनके साथ बरती जा रही है। लेकिन ये कहीं से भी ये सरकार जो है कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, खास करके बात तब जब पढ़ाई को लेकर के है। तो मुझे लगता है ये बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारी चीज जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है।
और मैं इतना जरूर आश्वासन दे सकती हूँ अपने तरफ से कि बच्चों के शिक्षा में या उनके टीचर्स जो है उनकी कमी कभी नहीं होगी, वो होगी लगातार, उनकी पढ़ाई जो है चलती रहेगी। और साथ ही साथ पैरेलली इस जाति आधारित गणना को भी चूंकि नियत समय पे खत्म करना है, ये भी एक लक्ष्य है सरकार का, तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बना के चलनी है, इन तमाम चीजों को शिक्षा विभाग देख रहा है और उसे बखूबी पूरा भी कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, सारिका जी कह रही हैं कि कोई भी कमी बच्चों की पढ़ाई को लेकर के ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि हकीकत ये भी है कि एक बड़ी संख्या जाति गणना आधारित जाति गणना के लिए लगा दी गई है। क्या, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? अमित जी, आवाज आ रही है? ठीक है, देवजानी जी, अमित जी जुड़ेंगे अभी हमारे साथ। क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल है इस तरह से बच्चों की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो ये व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सरकार ने की है फिलहाल जो अगले 1-2 महीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होगी? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, जातीय जनगणना दोबारा होना और साथ में शिक्षकों को इन्वॉल्व करना, मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार को आजकल एक आदत सी पड़ चुकी है अपने ही पीठ को थपथपाने की। अगर सही में उनको कोई मतलब होता कि भाई एजुकेशन सिस्टम सही हो, सही में उनको मतलब होता कि भाई बच्चों को ढंग से पढ़ाई मिले, सही में उनको मतलब होता कि जो शिक्षक है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें अगर वो डे 1 से प्लानिंग कर रही होती, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पे होते ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि के पाठक के साथ हमारे सरकार की अलाइनमेंट ही नहीं है। के पाठक जी अपने मन मर्जी करे जा रहे हैं कि भाई ये बदलाव करो, वो बदलाव करो, ऐसा हो वैसा हो, और उधर से हमारे शिक्षा मंत्री भी अपने ही मनमानी का करते हैं। और ऊपर से इधर हमारे सरकार में बैठे हुए इतने पढ़े लिखे लोग जो संभाल रहे हैं गद्दी को, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको इतना समझ आ गया कि भाई नहीं पढ़ने से भी वही है और पढ़ाई लिखाई के बाद भी वही है। तो मतलब जो सरकार में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, आप मुझे बताइए कि कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि 5 दिन के नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है, 10 दिन का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन बिहार सरकार में आज से नहीं, बहुत पहले से था। और आंकड़े बताते हैं कि हम लोगों की राज्य जो है सबसे कम पढ़े लिखे राज्यों में मानी जाती है, और वहां पे 5 दिन हो या 10 दिन हो, माने दे आर लीस्ट बॉदर। अरे भाई कोई बात नहीं, 5 दिन की छुट्टी है, कर लेंगे। और जैसे कि अभी क्या कहते सारिका जी ने कहा कि खत्म हो जाएगा, भाई आपको जो करना है करो, वो हमें कोई मतलब नहीं। वैसे हमें जातीय गणना से भी मतलब नहीं था, ये करा ही जा रहा है इसीलिए ताकि भाई लोग शिक्षित नहीं हो पाए, ये करा ही जा रहा है इसीलिए ताकि हमारे युवा पीढ़ी आगे ना बढ़ पाए। तो आप जब शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ही आप क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, जातीय जनगणना करके वही होगा, गरीबी वहीं पे वही रहेगी, लोग फिर से आपका कास्टिज्म पे वोट करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्मार्ट मूव है सरकार का, एजुकेशन सिस्टम को फिर से लूज ट्रैक में लाने का। उज्जवल ठीक है, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। मैं सारिका बताना जी ने भी चाहूंगा, कहा, सारिका जी ने भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल प्रभावित नहीं होने देंगे, वाला फोन पे लाना। और उसी के साथ उन्होंने एक बात और कही कि ये लगभग 20% काम बचा है, जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है, वैसे भी शिक्षक इतने सारे काम को हैंडल कर रहे हैं और उसके साथ एक नया काम और? देखिए 2023 में अभी 7 महीने बीते हैं। जनवरी का पूरा महीना हम लोगों ने जातीय जनगणना के तहत मकान गिनने का काम किया। फरवरी मार्च में हमारी ड्यूटी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लगा दी गई। मार्च में फिर कॉपियों के मूल्यांकन में हमारी ड्यूटी लग गई। अप्रैल में 15 अप्रैल से पुनः जातीय जनगणना शुरू हो गई, जिसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो काम है वो हुआ। करीब 20 दिन काम चला, उसके बाद कोर्ट में रोक लग गई। फिर गर्मी छुट्टी हो गई। जुलाई महीना हमने बच्चों को पढ़ाया और अगस्त में फिर हम जातीय जनगणना में लग गए। तो यानी कि 8 महीनों में से 7 महीने हम गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे हुए रह गए। ऐसे में कितनी शिक्षा हम दे पाएंगे बच्चों को, ये स्वयं सरकार को और विभागीय पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो भी गैर शैक्षणिक कार्य है उसको आप किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से या अन्य विभाग के कर्मियों के माध्यम से कराना चाहिए। शिक्षा जो कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, उसमें ऐसे ही शिक्षक पहले से कम है, और उसमें भी आप
लगातार 6-7 महीने उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाते रहेंगे तो फिर ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो पाएगी। हम पर बराबर इल्जाम लगता है, माननीय मंत्री हैं चाहे विभागीय पदाधिकारी हैं, वो हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक ढंग से विद्यालय में अपना काम नहीं करते हैं, समय पर नहीं आते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि शिक्षकों के ऊपर बर्डन कितना है। सिर्फ पढ़ाना ही उनका काम नहीं है, पढ़ाने के अलावा जो एक पूरी लंबी लिस्ट है, चाहे जातीय जनगणना हो कि बीएलओ का कार्य हो, कभी चुनावी का प्रशिक्षण हो, सब काम हम शिक्षकों को करना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मूल कर्तव्य है उसमें हम बेहतर करें, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य जो है बच्चों को शिक्षा देना, उसके लिए आप हमें फ्री ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप हमें कई सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा कर रखते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस बच्चों की शिक्षा पर उसका बुरा असर पड़ेगा। सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो कि बीएलओ का काम हो कि यहाँ तक कि बच्चों को जो एमडीएम बना के भोजन खिलाया जाता है, उसमें भी शिक्षक उलझे रहते हैं। हेडमास्टर साहब का काम अब ये रह गया है कि वो खाना, लकड़ी, चूल्हा, गैस का व्यवस्था करते रहते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले इस पर वो बेफिक्र होकर ध्यान दे सके। तो स्पष्ट नीति बनाए सरकार कि सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करे, उसके लिए आप अलग से लोग बहाल करें या प्राइवेट एजेंसी को काम दे दें। तभी हमसे आप जो उम्मीद करते हैं या जो आप लोग हम पर आपके, मैंने सुना है कि राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी ये कह रहे थे कि शिक्षक योग्य नहीं है, पढ़ाते नहीं है। इनके मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में गणित विज्ञान पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं मिलते हैं। तो कहाँ से ऐसे शिक्षक आएंगे? आप पढ़ाने दीजिएगा, अपना जो उनका मेन फोकस है उस पर उनको टिके रहने दीजिएगा, तब तो वो पढ़ाएंगे। आप उनसे 12 तरह के काम करवाएंगे फिर उम्मीद करेंगे अच्छी शिक्षा दें, कैसे देंगे? सारिका जी, अपनी सरकार के हेड से टो तक सारे काम आप इन शिक्षकों से करवाते हैं, अमित जी का भी आरोप है, और उसी के साथ आप उम्मीद करते हैं इनसे कि रिजल्ट ये हर चीज में 100% दे दें आपको। माइक ऑफ है सारिका जी आपका। जी उज्जवल जी, वैसे तो हम लोग जब बात बच्चों की शिक्षा की करें तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मुद्दा होता है, लेकिन बावजूद इसमें राजनीति से जुड़े हुए लोग राजनीति कर ही जाते हैं। मैं हालांकि नहीं चाह रही थी कि मैं ऐसी कोई बात करूं, इसलिए मैंने बहुत सीरियसली बातों को रखा, संजीदगी के साथ रखा। लेकिन अभी हमारी महिला जो है बहन है, वो बोल रही थी कि सरकार में ही बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो क्या जाने बच्चों के पढ़ाई का मोल। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगी कि कम पढ़े लिखे लोग होना और फर्जी डिग्री दिखाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। धोखेबाजी करके डिग्री ले करके लोगों के बीच में दिखाने वाले लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है कि आपने अपनी सच्ची डिग्री लोगों के सामने दिखाई है। और ये मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी लेसन होती है जो बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है कि झूठ और फरेब बच्चे हैं भविष्य में कभी ना करे। तो मुझे लगता है कि हमारी महिला बहन को उस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे वो शिक्षक बोल रहे थे कि लगातार बच्चों, नहीं आप बोल लीजिएगा ना, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप बोल लीजिएगा, आपको मौका देंगे। सौरभ जी उनको मौका दीजिएगा, मेरे ओर से अतिरिक्त उनको 2 मिनट दीजिएगा मौका। जवाब सुन लेते हैं, आपकी बात फिर आएंगे। आपकी गलतियां तो छुप नहीं जाती है इससे। देवरानी जी शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा अपनी बातों को रख जी। नहीं देवरानी जी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको ऐसी कोई बात बोलूं जिससे आप तिलमिला जाएं, लेकिन अगर आप अगर सच सुन के आप तिलमिला गई हैं तो मैं आपसे माफी भी नहीं मांगूंगी, इसलिए क्योंकि सच बोलने में हम विश्वास रखते हैं, और चाहे वो सच कितना भी कठोर क्यों ना हो, या कहते भी सच बहुत कटु होता है। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनावी या इस तरह के सर्वे में शिक्षकों को लगाया गया है। हम सब जानते हैं कि जब भी देश में चुनाव होता है, चुनाव की ड्यूटी में भी शिक्षकों को लगाया जाता है, या इस तरह की अगर सर्वे हो रही है तो वहां भी शिक्षकों को लगाया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है इस बार सौरभ जी, और ये कारण है कि शिक्षक थोड़े तिलमिला गए हैं। जो शिक्षक कल तक घर में बैठे रहते थे, आज उनकी मजबूरी हो गई है कि वक्त से वो स्कूलों में उपस्थित हो, और उनके लिए समय भी बद्धता की गई है। अब वो कभी भी मन करा तो उठ पट के वो घर नहीं जा पा रहे हैं। अब उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है,
कहा भी गया है कि सिटिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो शिक्षक हो। बच्चों को भी हम अपने घर में भी जिन बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 घंटे पढ़ा लेंगे तो 2 घंटे में वो बहुत कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे बैठ करके टेबल पे अगर वो बुक खोल करके बैठते हैं, यानी जिसे हम सिटिंग हैबिट कहते हैं, वो भी अगर वो मेंटेन करते हैं तो कुछ ना कुछ वो प्राप्त करते हैं अपनी किताबों से या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अभी तो हमारे जो स्कूलों में शिक्षकों की जो स्थिति थी, जिस तरीके से वो शिक्षक जो है स्कूल से नदारद रहते थे, अपनी जगह किसी और को भेज दिया करते थे, कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो लगातार थोड़ा देखने शर्म को और मिल रही लिहाज थी। रखिए अब सारिका देखिए, जी, बुरा लग जाएगा। कुछ भी अनाप मैंने शनाप बोला, मत बोलिए, आप लोग कुछ भी ध्यानपूर्वक अनाप शनाप सुनिए। मत बोलिए, मैं- थोड़ा शर्म और अरे लिहाज भाई, कीजिए। अमित जी, शिक्षकों पे इस तरह का बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। अमित जी, देखिए, ये उनको टीचर बोलने हैं। दीजिए, उसके बाद आप सौरभ जी, बोलिएगा। आपको लग रहा है कि ये टीचर हैं? ये टीचर क्या ज्ञान देंगे बच्चों को, जिनको खुद ही डिसिप्लिन नहीं पता है, जिनको अपने भाषा का तरीका नहीं है कैसे बोलना है? इस तरह के शिक्षक को तो अविलंब निकाल देना चाहिए। शिक्षक बनने लायक ये लोग नहीं है, जिनमें इतनी भी सब्रता नहीं है कि सब्र के साथ बातों को सुने। अरे मत मुस्कुराइए, आप मानसिक रोगी की जैसा मत मुस्कुराइए, बातों को गंभीरता पूर्वक लीजिए। एक शिक्षक जो होता है बहुत संयम के साथ बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन आप में ना संयम दिखता है ना शालीनता दिखता है आप में। आप क्या बच्चों को शिक्षा देंगे भाई? आपको तकलीफ हम समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि अब आपको वक्त से स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। अब ठीक है सारिका जी, सारिका जी, जा रही है। सारिका जी, आपने अपनी बात बोल दी। हाँ अमित जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? सारिका पासवान जी को शिक्षा के विषय में जीरो ज्ञान है। जितनी भी बातें इन्होंने कही, मन गढ़ंत कही। अमित जी, मैं डेटा की बात करूंगा, मैं रिपोर्ट की बात करूंगा। अमित जी, व्यक्तिगत आरोप किसी पर मत लगाइए, ठीक है? आप अपनी बातों को रखिए। जी, मैं अपनी बात, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, मैंने नहीं की है या बिहार सरकार ने नहीं की है। उस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम 24 राज्यों से बेहतर है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम यानी कि सीखने की क्षमता 24 राज्यों से बेहतर है। उन 24 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, नाम सुन लीजिए। दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों से बेहतर है बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। अमित जी, आप ये बताइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालत सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सर, मैं क्या कह रहा हूं, और सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, कितने % टीचर आते हैं? देखिए, मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं, मैं किसी के व्यक्ति विशेष के परसेप्शन के आधार पे नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को लगता है। आपने जो बातें कही कि गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको लगाया जाता है, तो अब तो ये फैसला हो गया ना कि गैर शैक्षणिक कार्यों में आपको नहीं लगाया जाएगा। सौरभ सर, मैं ये कह रहा हूं कि सारिका मैम जो कह रही थी कि बिहार के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, आधार क्या है? केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक से बेहतर है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार कह रहा हूँ। केंद्र सरकार जो इनकी विपक्षी दल का वहां पे सरकार है, वो कह रही है कि बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है, गुजरात, दिल्ली, केरल, कर्नाटक से बेहतर है। इसके लिए इनको शिक्षकों को क्रेडिट देना चाहिए, उल्टे ये शिक्षकों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। उसी रिपोर्ट में यह आया है, आप सब लोग देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि जो अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे अरे भाई, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को कौन पढ़ाता है? सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छा है तो उसको किसने पढ़ाया? हम ही ने पढ़ाया ना। उसी रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे खराब है, सबसे निम्नतर स्तर पे है, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके। तो इनको जहां पे निशाना साधना चाहिए वहां निशाना साधें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए। अभी के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने आदेश निकाला कि दरी और टेंट लगा करके बच्चों को पढ़ाइए। तो ये दरी और टेंट लगाने की आवश्यकता क्यों है? इस पर बहस होनी चाहिए। बच्चों को डेस्क, बेंच, बिजली नहीं है। कल एक राष्ट्रीय अखबार में छपा है कि 30,000 शौचालय उपयोग करने के लायक नहीं है स्कूलों में। इस पर बात होनी चाहिए। मन गढ़ंत आरोप शिक्षकों पे लगाने से परहेज करना चाहिए इनको।
ये हम ही शिक्षक है जिनके पास इनके नेताजी घूम घूम करके तेजस्वी जी कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो राज्य कर्मियों समान काम समान वेतन देंगे, और आज आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये जब व्यक्तिगत आरोप लगा रही थी कि ये पढ़ाने के योग्य नहीं है, अरे आप क्या कर सकती हैं, हम पहले से निलंबित हैं, आंदोलन हमने किया, हमको आपके ही सरकार ने निलंबित किया, हम डर नहीं रहे हैं, निलंबित हैं तो है, हमारी जो आंदोलन है, हमारा जो लड़ाई है वो चलेगा। लेकिन आप अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो जो मानक रिपोर्ट है, असर की रिपोर्ट है, यूडाइस की रिपोर्ट है, केंद्र की पीजीआई रिपोर्ट है, उनके आधार पे आप कमजोरियों को चिन्हित कीजिए ना कि कमजोरी कहाँ है। आपने पूरा अभियान चलाया कि शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, औसतन प्रतिदिन 300 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। औसतन 300 शिक्षक क्या परसेंटेज है, 4.5 लाख कुल कार्यरत बल है, उसमें मात्र 300 बिना सूचना के अनुपस्थित हुए, यानी कि 0.07% ऐसे शिक्षक हैं जो बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। ये किस वर्क फोर्स में नहीं है, किस विभाग में 0.07% बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं होते होंगे या देर से नहीं आते होंगे? ये परसेप्शन के आधार पे आरोप लगाना बंद करें, फैक्ट्स की बात करें। फैक्ट इनके पास कुछ है तो रखिए, कोई रिपोर्ट है तो बताइए कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। अमित जी, सारिका जी, बात तो सही है कि अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो शिक्षकों को सुविधा भी तो देनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप टेंट डाल के पढ़ाएं, दरी पर बच्चों को पढ़ाएं, तो कैसे फिर होगा? उन्हें सुविधा अगर नहीं मिलेगी, बच्चों को बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें भवन नहीं मिलेगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टीचर कैसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल सौरभ जी, और मैं आपको सौरभ जी बताना चाहूंगी कि आपने भी पत्रकारिता की है और मुझे लगता है आप भी कई स्कूलों का आपने निरीक्षण किया होगा, कई बार आप गए होंगे देखने कि वहां पे क्या स्थिति है, और आप बहुत जगह पाया होगा आपने कि बिल्डिंग्स जर्जर हालत में है, या फिर बहुत जगह आपने देखा होगा स्कूल जो है जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से देखने लायक स्थिति नहीं होती, और ये सरकारी स्कूलों का मैं बात बता रही हूँ आपको। और इन्हीं तमाम चीजों को ठीक करने के लिए शासन और प्रशासन दोनों मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी हमारे शिक्षक जी ने कहा कि इतने टीचर्स की अनुपस्थिति पाई गई, तो देखिए ये अचानक ही नहीं हुआ, ये संज्ञान में सरकार को आया कि लगातार ऐसी चीजें उनके सामने सुनने को मिल रही थी कि स्कूलों में टीचर्स जो है वो नदारद है, वो समय पे पहुंच नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि इस पे कड़ाई की गई। और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि अभी लगभग जिस दिन से कार्रवाई शुरू हुई है उस दिन से आज तक आप अगर जाकर के देखें स्कूलों में तो माहौल बदल गया है। आज शिक्षक टाइम से पहुंच रहे हैं, और जब शिक्षक पहुंच रहे हैं तो बच्चे भी टाइम से पहुंच रहे हैं, और हर बातों का उल्टा मतलब नहीं निकाला जाता है। सौरभ जी, के पाठक जी ने एक बात जरूर कही कि आपको जहां पढ़ाना है, आप चाहे तो पेड़ के नीचे पढ़ाएं, आप टेंट लगा के पढ़ाएं, या तंबू लगा के पढ़ाएं, या दरी लगा के पढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को आप पढ़ाएं, कम से कम आप उनको बैठाएं, जिसकी मैं बात आपको कर रही थी। क्योंकि अचानक ही एक दिन में पूरी सुविधाएं चीजें नहीं हो सकती, लेकिन लगातार ये सरकार जो है स्कूलों में जो है तमाम जो है चीजें मुहैया हो, चाहे डेस्क हो, बेंच हो, टीचर्स हो, या जरूरत की चीजें हो, वो तमाम चीजों पे सरकार जो है वो काम कर रही है। अभी हमारे वो शिक्षक महोदय कह रहे थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अभी निलंबित हैं। भाई आंदोलन कीजिए ना, आंदोलन को करने से आपको किसने रोका है? हम तो कहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं आंदोलन करना एक अच्छी बात है, सकारात्मक रूप से। आपने कहा कि बिहार के आपके पास रिपोर्ट है केंद्र सरकार जो जारी करती है कि बिहार के बच्चों में लर्निंग एबिलिटी जो है वो अदर स्टेट से बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा लर्निंग एबिलिटी नहीं, लर्निंग आउटकम बेहतर है। निकालते हैं लर्निंग एबिलिटी नहीं, लर्निंग आउटकम, दोनों में अंतर है, उसको समझिए थोड़ा। जी, धन्यवाद शिक्षक महोदय, धन्यवाद, आपका ज्ञान मुझे देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं यही बताना चाहूंगी, बच्चों में जो क्वालिटी है ना उस शिक्षक जी ने नहीं दिया है। आप अभी निलंबित हैं। मैं टोकूंगा कि ये एबिलिटी और आउटकम अलग अलग चीजें हैं। सारिका जी शांत हो जाइए। आप एबिलिटी कह रही हैं, दोनों अलग चीजें हैं। सारिका जी शांत हो जाइए। सारिका जी शांत हो, मैंने आपको धन्यवाद दिया। सारिका जी शांत हो जाइए। संजय जी ये बताइए, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की जो सरकार है खासकर शिक्षा को लेकर कितना गंभीर दिख रही है आपको? कारण आप खुद
इसमें काफी अच्छा अनुभव है आपको, तो आप बता सकते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब तक कितना गंभीरता दिख रही है इस सरकार में आपको? शिक्षा को लेकर के कभी किसी सरकार में गंभीरता नहीं रही और अपने अपने तरीके से इसको समझाने और बताने की कोशिश सारी सरकारों ने। कोई भी राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं सुन रहा था बहस, अलग अलग रिपोर्ट की बात की जा रही थी, इस रिपोर्ट ने ये बताया, उस रिपोर्ट ने ये बताया। मैं भी रोज रिपोर्ट पढ़ता हूँ और मैं तो गांव के खेत खलिहान से निकला हूँ, पटना में रहता हूँ, तो उस गांव की पृष्ठभूमि के स्कूलों को भी मैंने देखा है, वहां मैंने पढ़ाई की है और फिर पटना और दिल्ली तक के और हैदराबाद तक के कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिला। तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, पहले मैं इस पर बात कर लूंगा। अगर इनरोलमेंट आपने बढ़ाया तो क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो है? अभी तो हम लोग प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पर बाद में जाएंगे। क्या शिक्षक छात्र अनुपात है? नहीं है। दूसरी चीज, आदर्श स्थिति कभी नहीं रही। शिक्षक बिल्कुल समय पर जाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं और फिर उनके ईमानदारी का मेहनताना उनको नहीं मिलता है, इसको मैं अर्ध सत्य मानता हूँ। सारे शिक्षक ऐसे नहीं है, कुछ शिक्षक ईमानदार भी हैं, लेकिन कुछ शिक्षक भय से वो इसका पालन करना शुरू कर दिए हैं। के पाठक जी आए और एक इन्होंने फरमान जारी किया, इसके बाद शिक्षकों में एक भय का वातावरण जरूर पैदा हुआ है, तब चीजें बदली हैं। देखिए, हम लोग सब बिहार के हैं, पार्टी छोड़ दीजिए, शिक्षा सबकी जरूरत है। आपके हमारे बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़े न पढ़े, लेकिन जिस परिवेश से हम लोग निकल कर के आए हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वहां के शिक्षकों की ईमानदारी हमने देखी है। क्या आज वह शिक्षक उतने ईमानदार हैं? कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी में कमी रही है। और जहां तक टेंट पंडाल की बात है, एक सच को तो स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो स्कूलों की हालत में बदलाव हुआ। बच्चे बादल देखते थे और घर की तरफ भागते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूलों का बदला है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऐसे रहे होंगे जहां इनरोलमेंट अधिक हो गया होगा, बच्चों की संख्या अधिक हो गई होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुताबिक नहीं होगा, लेकिन बहुत स्कूलों में उपस्कर से लेकर के बेंच कुर्सी से लेकर के विद्यालय के भवन तक का निर्माण हुआ है। इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता है। हाँ ठीक है, 14 करोड़ आबादी इस राज्य की हो गई, रेवेन्यू का एक लिमिटेड सोर्स है, तो कभी कभी चीजें छूटती होंगी, लेकिन जो बहस का विषय ये है, इससे मैं भी सहमत हूं कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। अगर शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने देंगे, अगर वो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है तो वो फिजिक्स पढ़ाने के मूड में वो स्कूल में प्रवेश करता है। अब उससे आप अलग गैर शैक्षणिक काम कराने लगेंगे तो वो आउटपुट आप नहीं ले पाएंगे। करने के लिए तो भाई ठीक है, वो आपके अधीन है, आप उनको टास्क दीजिएगा, वो टास्क पूरा करेंगे। लेकिन जो अपेक्षा करते हैं कि वो शिक्षक जिनको मैंने निर्माण करने के लिए भेजा है, जो सृजन करने के लिए भेजा है, वो चीजें वहां छूट जाएगी, वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। एक ये तो शिक्षकों की जो एक पीड़ा है, उस पीड़ा से मैं भी सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को सहमत होना चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। दूसरी चीज, जो रिपोर्ट की बात आ रही है, बच्चों का जो क्वालिटी में जो गिरावट आई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। ठीक है, उनकी लर्निंग एबिलिटी से लेकर के और लर्निंग आउटकम पर हम लोग जितना बात कर लें, लेकिन गिरावट तो आई है। असर की ही रिपोर्ट है, 8वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास का मैथ नहीं बना पाता है, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 4थी क्लास का नहीं हिंदी पढ़ पाता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि ये व्यवस्था केवल एक शिक्षक के भरोसे है या ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार है, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार होता है। अब एक स्कूल है, वहां आपने 8 ज्योग्राफी का टीचर भेज दिया, एक भी हिंदी के शिक्षक नहीं है। अब वो हिंदी की वहां पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो असर की रिपोर्ट में इस तरह के रिफ्लेक्शन आएंगे। अगर किसी स्कूल में 5 आपने फिजिक्स का केवल टीचर भेज दिया और लिटरेचर पढ़ाने वाला एक भी शिक्षक नहीं है वहां, तो आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर क्या वहां आपने भेजा?
क्या छात्र और शिक्षक का अनुपात को आपने बैलेंस किया? और अगर इसके बाद शिक्षकों से आपकी शिकायत है कि हाँ वो शिक्षक, डिसिप्लिन तो मेंटेन करना आपका काम है, जो बीओ और डीओ जो हैं वो किस तरह से कई शिक्षकों को तो मैंने देखा है कि डीओ ऑफिस में वो अपनी प्रतिनियुक्ति करा लेते हैं और शिक्षक बनने से ज्यादा वो क्लर्क बनना पसंद करते हैं। तो शिक्षक पहले तो कि वो मन से, दिल से, दिमाग से वो शिक्षक बन जाए। और अब तो शिक्षकों का एक बड़ा सम्मानजनक सैलरी है। ठीक है, वो राज्यकर्मी का दर्जा आज नहीं कल उनको मिलेगा ही, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन जो शिक्षकों को आज वेतन मिल रहा है वो, और राज्यकर्मी की लड़ाई इनकी सम्मान की लड़ाई है। वेतन में बहुत कोई अंतर नहीं आ जाएगा कि जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो जो अभी इनकी सैलरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को जो 42,000 43,000 मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। लेकिन शिक्षक समाज के लिए होता है और यही कारण है कि समाज में जो शिक्षकों को प्रतिष्ठा मिलती थी इसलिए मिलती थी कि वो निर्माण का काम करता था। आज महागठबंधन की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, परसों और की सरकार होगी, लेकिन समाज तो अस्थायी है। तो इसमें लड़ने भिड़ने की बात नहीं है भाई। आप शिक्षक हैं और अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो एक नागरिक गढ़ रहे हैं, और नागरिक गढ़ने का कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी कोई सैलरी नहीं हो सकती, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और अगर एक नागरिक नहीं बनने दे रहे हैं, इस पाप से भी आप अपने को मुक्त पूरा जीवन नहीं कर पाएंगे, चाहे इसके पक्ष में आप जितना तर्क देते रहे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है शिक्षकों के ऊपर। लेकिन हाँ, ये तर्क में दम है। जो विषय आज हम लोगों का है कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक शिक्षक बनकर के, और वो बिहार जो सरस्वती की धरती रही है, जिसकी पूंजी मेधा रही है और अपनी मेधा से पूरे विश्व के स्तर पर अपने को स्थापित किया है बिहारी छात्रों ने, तो उस शिक्षक को भी तो थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए कि नहीं आप केवल शिक्षक का काम कीजिए, गैर शैक्षणिक काम के लिए बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग करते हैं ना, कुछ आउटसोर्सिंग आप करवा लीजिए ना भाई, थोड़ा राशि खर्च हो जाएगी। 500 करोड़ की राशि आपको गणना कराने में खर्च हो रही है तो आपने कंटीजेंसी से ले लिया, 50 करोड़ की राशि और खर्च होती है आउटसोर्सिंग कराने के लिए। आपके पास तो बहुत सारे नौजवान हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं। ये जो शिक्षक जो नियमित क्लास कर रहे हैं उनसे बेहतर वो काउंटिंग करके आपको दे देंगे, आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। तो शिक्षक को जब आप शिक्षक नहीं रहने दीजिएगा, अब उनको मिड डे मील में लगाइएगा कि देखिए तो भोजन की क्वालिटी ठीक हो रही है कि नहीं। हेडमास्टर साहब को इसमें लगा दीजिएगा कि ये मत देखिए कि किस सब्जेक्ट का आउटपुट क्या आ रहा है, उनको कहिए कि नहीं आप देखिए कि ठीक से खाना बच्चों को समय पर मिल रहा है कि नहीं। तो जब आप शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दीजिएगा, हेडमास्टर को हेडमास्टर नहीं रहने दीजिएगा, फिर आउटपुट और गुणवत्ता की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। और जब उनको बना करके और तब जब आप अपेक्षा करेंगे तो ये होगा। इसलिए कोई लड़ने वाली बात नहीं है कि महागठबंधन की सरकार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पहले बहुत आदर्श स्थिति थी। 90 के बाद मैं बता रहा हूं सौरभ जी कि 90 के बाद जो बिहार की शैक्षणिक स्थिति की दुर्गति हुई है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा भी सक्षम व्यक्ति जो एक ठेला चलाता है, जिसकी आमदनी पर डे 300-400 रुपया भी है, वो अपने बच्चे को 2 कमरे के पब्लिक स्कूल में भेजना पसंद करता है, 10 और 15 कमरे के एक अच्छे परिसर को छोड़ करके जो सरकारी विद्यालय। आखिर ये माहौल, ये भाव, ये परिवर्तन आया कैसे? उन्हीं शिक्षकों ने गढ़ा बिहार को, उन्हीं शिक्षकों की वजह से पूरा विश्व में स्थापित हुआ बिहार की प्रतिभा। और उन्हीं शिक्षकों पर अब भरोसा नहीं रहा समाज का कि कहते हैं कि नहीं ये जो ट्रेंड शिक्षक हैं, ये अनुभवी शिक्षक हैं, समय समय पर इनको प्रमोशन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे बच्चों को तराशेंगे। उन शिक्षकों की अपेक्षा वैसे शिक्षक जो ट्रेनिंग तो लिए हैं लेकिन बहुत सारे अनुभव नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं? तो कहीं शिक्षकों में भी चीजें छूट रही है। उसको शिक्षक माने न माने उनका पार्ट है कि आपकी ईमानदारी में, आपकी निष्ठा में, आपके कमिटमेंट में कमी आई है। और इसी वजह से सरकार का छोड़ दीजिए, समाज का भी आपसे भरोसा उठा है। और दूसरी तरफ सरकार को भी मैं कहूंगा कि शिक्षक को आप शिक्षक न बना करके उनको मल्टीटास्किंग में लगा देंगे, तो जिस तरह से पुलिस को मल्टीटास्किंग में लगा करके रूटीन क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही शिक्षक को मल्टीटास्किंग दे करके जो आप अपेक्षा कर रहे हैं
कि एक प्रतिभाशाली बिहार गढ़ा जाए, उन गरीब गुरबों का, उन झोपड़ियों से निकलने वाले बच्चों का, उन खेत खलिहान मजदूरों के बच्चों का, जिन बच्चों के पास वो पब्लिक स्कूल में फी देने की क्षमता नहीं होती है, वह इन्हीं शिक्षकों के भरोसे पढ़ करके अपने को स्थापित करते हैं। तो शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। और शिक्षकों को भी मैं कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जिम्मेवार बनिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ठीक है, हमारे साथ विवेकानंद जी भी हैं। जी सर, ये बताइए कि जिस तरीके से फिर से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है बिहार में और शिक्षकों को एक बार फिर से इन कामों में लगाया गया है, आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगा, टेक्निकल कारण से लेट से जुड़ पाया। मैं अभी सुन रहा था संजय जी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों से बड़ी सौहार्दपूर्ण मैं सुन रहा था। मैं उनके बात से सहमत हूँ। शिक्षक को शिक्षक रहने नहीं दिया गया। मैं गांव से आता हूँ, जिस गांव में कोई मास्टर साहब गुरु जी का क्या सम्मान था, गांव में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था तो शिक्षक को मिलता था। आज शिक्षक की क्या स्थिति है? आज याचक के भूमिका में है शिक्षक। दोषी कौन है सर? दोषी कौन है सर? सुनिए ना, सुन लिया जाए। दहशत में जी रहे हैं सर। बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप बता। तो सड़क पर पीटे जाते हैं शिक्षक। व्यवस्था की बात करते हैं। इस सरकार में विद्यालय से शराब की बोतल मिलती है, क्या व्यवस्था की बात कीजिएगा? तुगलकी फरमान आप करते हैं। जो शिक्षक से मैं जनगणना कराऊंगा, आपका अधिकारी कहता है जो मैं डीएम को लिख दिया हूं, पत्र लिखा हूं, जो कोई शिक्षक नहीं करेंगे। ये पेशो पेश में है, अटेंडेंस बनाते हैं और रजिस्टर लेके चल देते हैं। क्या अपेक्षा कीजिएगा शिक्षक से? शिक्षा और शिक्षक के प्रति ये सरकार संवेदनहीन है। बिहार के बच्चे को, बिहार को ज्ञान की धरती कहा गया था। वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। शिक्षक को पीटता है सड़क पर, अपने हक की बात करता है तो। सर 10 महीने पहले आप ही की सरकार थी बिहार में। क्या सर 10 महीने पहले आप ही, विवेकानंद जी 10 महीने पहले आप ही की सरकार थी बिहार में। मैं देख लीजिए, सरकार मुख्यमंत्री का होता है और लगातार शिक्षा विभाग नीतीश जी के पास रहा है। मेरे पास जो विभाग रहा है भाजपा के पास, उसकी बात कीजिए। शिक्षा विभाग लगातार नीतीश जी के पास रहा है और शिक्षा को आज क्या है, बड़े भाई छोटे भाई 33 वर्ष से शिक्षा विभाग देख रहे हैं। क्या शिक्षा आप कह रहे थे जो 90 के बाद लगातार गिरावट आई है? किसका सरकार था उस समय? कौन मुख्यमंत्री थे? दोषी कौन है? सर 17 साल 18 साल अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं तो 15 साल आप भी उनके साथ रहे हैं। 15 साल मैं बोल रहा हूँ। सरकार मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का कैबिनेट होता है और अच्छा, बीजेपी के नहीं, बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं के पास रहा लगातार। अगर विभाग जदयू के पास रहा तो बीजेपी, आप ही के चैनल के माध्यम से देखे थे जो विद्यालय से शराब की बोतल निकलता है, मिड डे मील में लगाया जाता है। गठबंधन में आप रहे, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। जिम्मेवारी से मैं भाग नहीं रहा हूं। जहां का मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो, शिक्षा के प्रति रवैया उसका उदासीन हो, क्या शिक्षा व्यवस्था की बात कीजिएगा? दहशत में जब सरकार में थे तब तो आपने आवाज न उठाई उनके खिलाफ। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा था तब बोलना था आपको। आप बोली, मैं एंकर, आपकी बात आएगी तो आप बोलिएगा ना। दहशत में शिक्षक को रखते हैं, सड़क पर पीटते हैं और उससे बच्चे के भविष्य निर्माण का आशा करना मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। व्यवस्था बदलना होगा। चलिए सारिका जी, अंतिम कमेंट आप ही दे दीजिए। कई सारी कमियां हैं, कैसे दूर होगी? सारिका जी माइक ऑफ है आपका। बिल्कुल सौरभ जी, मैं मानती हूँ कि कई सारी कमियां हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, चाहे अभी हमारे संजय सर बोल रहे थे, बहुत सही बात वो बोल रहे थे। शिक्षक के साथ साथ
एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि स्कूल में जो बुनियादी जरूरतें हैं वो अच्छी हों, और शिक्षकों की जरूरत ये है कि शिक्षक अपने जो कर्तव्य को है अगर वो सही से पूरा करे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली जो है बिहार में, जो हमेशा से बिहार जो जानी जाती है शिक्षा का गढ़ रहा है, कई बुद्धिजीवियों का ये गढ़ रहा है बिहार, हमें लगता है कि हम उस आदर्श को आगे पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। और यही कारण है कि सरकार आज सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है। जो शिक्षकों को टाइम से उनकी जो है स्कूलों में उपस्थिति हो, इसे सुनिश्चित कर रही है। बच्चे हों वो टाइम से जाएं, इसे भी सुनिश्चित कर रही है। तो इन तमाम चीजों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सिर्फ हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं सौरभ जी, करने में विश्वास रखते हैं। सारिका जी आपने कहा कि हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। टीचर समय पे स्कूल आए, शिक्षक समय पे स्कूल आए, जो छात्र हैं वो समय पर स्कूल आए। जरूरी ये भी तो है जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी कार्यालय आए समय पे। नहीं सौरभ जी, वो कार्यालय आना शुरू कर दिए, मैं बता दूं आपको, और आपको भी जानकारी कितने दिनों के बाद सारिका जी, कितने दिनों के बाद वो कार्यालय पहुंचे हैं? 25 दिनों के बाद। ठीक है, 25 दिनों के बाद अंततः वो पहुंचे और अपने कामों को वापस से करना शुरू कर दिए हैं। और देखिए, छुट्टी सबका अधिकार बनता है, वो छुट्टी पे थे और फिर भी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इस पे हमने ऑलरेडी अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी है सौरभ जी। विषय और मुद्दा ये है कि तमाम जो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के साथ साथ वहां पे टीचर्स की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति भी हम बराबर से देखें और वहां पे सुनिश्चित करें, और इसकी ओर सरकार जो है लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में सौरभ जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जो है चीजें अभी और अनाउंसमेंट होनी बाकी है, जो मुझे लगता है कि स्कूल और बच्चों को देखते हुए एक अच्छी शिक्षा प्रणाली देने के लिए उद्देश्य से सरकार आने वाले टाइम में करने वाली है। उसके लिए भी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो, इसके लिए हम सब लोग जो है बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव है, आप सभी लोग जुड़े, आपके लिए बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि बिहार में जिस तरह से शिक्षकों को एक अलग काम में लगा दिया गया और उसी के साथ अब जो बच्चे होंगे, क्योंकि मास्टर जी को तो बुला लिया गया है, मास्टर जी तो अपने अलग कामों में लगे हैं, तो बच्चे स्कूल पहुंचकर क्या करेंगे और वो खाली कक्षाओं में कैसे उनकी पढ़ाई पूरी होगी, सबसे बड़ा सवाल है। जो भी महीने 2 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन बच्चों के लिए वो वक्त बहुत जरूरी है। इसके लिए बिहार की सरकार को भी ध्यान देना होगा, सभी वर्ग को ध्यान देना होगा, और उसी के साथ सवाल तो सरकार से खड़ा ही होता है कि आखिर जो काम दोबारा शुरू हुआ है इसमें कई सारी चीजें कई व्यवस्थाओं से हो सकती थी जो नहीं हुई, और शिक्षकों को उस काम में लगाकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खबरों के लिए देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। शुक्रिया।